नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 3, जहां हम ओम्स लॉ से शुरुआत करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। कहता है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो या फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके अक्रॉस कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं, तो कोई भी सेल लगा करके, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया और इसको एक कंडक्टर के अक्रॉस इस तरह से अप्लाई कर दिया। तो ये सेल ने क्या किया, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी वो अप्लाई कर दिया। इधर हाई पोटेंशियल प्लस से दिखा रहे हैं, इधर लो पोटेंशियल माइनस से दिखा रहे हैं, और हाई टू लो आपका एक करंट फ्लो हो गया। तो ये जो करंट आई है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, जिसमें नॉर्मली टेम्परेचर आता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है, तो मैथमेटिकली आई प्रोपोर्शनल टू भी, इसी को उलट के भी लिखा जा सकता है कि भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब आप उलट के लिखते हैं और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट बनेगा वो हो जाएगा आर। तो हम कहेंगे कि आर इज द कांस्टेंट विच इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर। तो इस रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, तो रेसिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो या करंट कह लो थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस या कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी अपनी, उसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अपने ही थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का टेंडेंसी रखता हो, अपोज करता हो, तो वही क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स या करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस या कंडक्टर। ठीक है, मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हैं, आर को वी अपॉन आई, यहाँ से देख सकते हैं ओम्स लॉ से, दिस फार्मूला इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं दिस फार्मूला इज नोन एज मैथमेटिकली ओम्स लॉ, और इसी से आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई। ठीक है, अब एक ग्राफिकली यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं, ग्राफिकली फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या हुआ कि जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करे, इस फॉर्मूले को फॉलो करे, उसको हम लोग कहेंगे ओमिक कंडक्टर्स, जो कि मेटालिक सबस्टांसेस होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन ओमिक कहलाएंगे। तो ओमिक कंडक्टर हो गए वी इक्वल टू आर आई को फॉलो करने वाले या आई आर को। तो ग्राफिकली अगर आप देखो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जो T1 टेम्परेचर पर हमने Vi का उसका ग्राफ खींचा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया। आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y बराबर mx, ये r क्या हो गया, स्लोप बन गया। तो स्लोप आप देख सकते हैं T1 का यहाँ पर tan थीटा 1 बन गया, और T2 टेम्परेचर पर यहाँ पर ये आ गया tan थीटा 2 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलता है। तो एट हायर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्लोप भी हायर हो जाएगा। तो r इक्वल टू वी बाई आई टेन थीटा, दैट इज स्लोप ऑन वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ पर जो स्लोप आया वही क्या कहलाया, रेसिस्टेंस। तो यहाँ क्लियरली थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1, और टेन थीटा जो है वही रेसिस्टेंस है, सो R2 ग्रेटर देन R1। और ऑफकोर्स अधिक टेम्परेचर होगा तो ओमिक कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस भी अधिक होगा, सो T2 ग्रेटर देन T1। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे और डिटेल में जानिए रेसिस्टेंस के बारे में इन जनरल, तो देखते हैं। चलिए रेसिस्टेंस के बारे में आगे सीखते हैं। इन जनरल आप देखिए, तो द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कोई भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस अगर आप बनाएंगे तो वो कुछ फैक्टर्स हैं उस पर निर्भर करता है। क्या, तो पहला हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज़्यादा लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा हो गया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर।
तो एक तो हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड एक हो गया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। क्लियर। अब यहीं पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है रो। ठीक है, तो बन गया R इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो रो है वो क्या कहलाया, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। ये ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, एंड रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, साइज या डायमेंशन, जो भी कह लीजिए आप, मास कह लीजिए, ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये इतना बड़ा कंडक्टर है, इसको अगर हम तोड़ करके छोटा भी कर दें तो छोटे का भी आपका उसका मास कम हो गया, उसका लेंथ कम हो गया, तो उसका जो रो की वैल्यू होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब किस तरह का मटेरियल है, अगर ये कॉपर है तो कॉपर के लिए छोटा टुकड़ा हो बड़ा टुकड़ा हो, सबके लिए रो की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हाउएवर फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स, लेकिन अगर कोई कॉपर का है तो कोई अगर एल्युमिनियम का है तो कॉपर के लिए रो की वैल्यू अलग होगी और एल्युमिनियम के लिए रो की वैल्यू अलग हो जाएगी। उसी तरह लोहा है, उसके लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू, रो की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जरूर अलग अलग होगा, लेकिन एक ही टाइप का मटेरियल है अगर, तो उसमें वो बड़ा है या छोटा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेसिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक, या उसी को कहते हैं इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, या रेजिस्टर भी बोल सकते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन नेचर। वही नेचर हमने लिखा, मतलब कॉपर है तो अपना कॉपर का अलग होगा, लोहा है तो लोहे का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, एंड टेम्परेचर ऑफ द सबस्टांस। अब अगर लोहा ही है लेकिन अगर कम टेम्परेचर है तो अलग होगा, ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर अलग होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग। However, for different conductors, the resistivity will be different। तो क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जिसका मतलब हुआ नेचर, डिपेंड्स अपॉन नेचर। ठीक है, अब इसी में फर्दर एनालिसिस को देखिए। जैसे कोई कंडक्टर था, आपने सेल लगाया, इस सेल की वजह से इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप इसको कह सकते हैं, और इसकी वजह से अंदर में, कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हो गया, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम लोग को ई बराबर क्या हो गया, v बाई एल। आप पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, ई बराबर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। तो v बाय एल आप इसको लिख सकते हैं, ई बराबर v बाय एल, सो v बराबर ई इंटू एल। ओके, अभी आपने पढ़ा v इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से v इक्वल टू आई आर पढ़ा, तो v इक्वल टू ई एल को आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और i को r को क्या लिखना है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई आई की जगह रह गया, एल देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, e इक्वल टू, अब i बाय ए को j लिख सकते हैं, j टाइम्स रो। ठीक है, तो j क्या लिखा जाएगा, e अपॉन रो, और 1 बाय रो को हम कहते हैं सिग्मा। ठीक है, विच इज, तो अगर इस तरह से आप लिखते हैं j बराबर सिग्मा ई, j बराबर सिग्मा ई, क्योंकि देखिए j का जो करंट डेंसिटी है उसका डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। सिग्मा क्या हुआ, नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ द सबस्टांस, सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सबस्टांस, जो 1 अपॉन रो से दिया जाता है। ठीक है, रो हो गया रेसिस्टिविटी ऑफ द सबस्टांस, सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी ऑफ द सबस्टांस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें आइए थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं, देखिए J बराबर हम जान गए कि सिग्मा इंटू ई होता है, J बराबर सिग्मा इंटू ई होता है, तो J को हम NEVD लिख सकते हैं। अगर आप भूल गए तो याद दिला दूं, I इक्वल टू NEAVD बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में, NEAVD, तो I बाय ए आपका आ जाएगा NEVD, और I बाय ए कोई क्या बोलना है, J बोलना है, सो J इक्वल टू NEVD। और VD बराबर क्या बताया गया था, VD बराबर बताया गया था स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। ठीक है, बताया था ये एसलेशन हो जाएगा, और b बराबर यू प्लस एटी, तो ये एसलेशन इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब इन चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो NEVD की जगह ये रख रहा हूँ, ई बाय एम इंटू टाउ, और ये हो गया आपका सिग्मा ई। आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा क्या बन गया, सिग्मा बन गया NE स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ, सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि सिग्मा जो हो गया वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट क्वांटिटी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आपका n और टाउ पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करोगे तो n और टाउ भी आपस में कांस्टेंट होंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो n और टाउ भी आपस में वेरी करेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर n बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और टाउ जो होगा उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे
तो फिर क्या होगा, आपस में जो कोलिजन्स होगा तो आपका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हमने वही लिख दिया, एन बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो सिग्मा हो गया ये चीज़, तो रो क्या हो जाएगा, ये हो गया सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी क्या आ जाएगी 1/सिग्मा, 1/सिग्मा। सो क्या बनेगा, एम ऊपर चला जाएगा और बाकी चीज़ें नीचे आ जाएगी, एन ई स्क्वायर टाउ, इस तरह से कर सकते हैं। तो क्लियरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हैं तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान दीजिएगा। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ एन और टाउ दोनों चेंज होता है। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एन बढ़ता है और टाउ कम हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग एन, एन जब भी बढ़ेगा तो फिर वैल्यू ऑफ देखते हैं आपका एन जो है रेसिस्टिविटी के हिसाब से, देखिए एन जब बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ रो को क्या करेगा, नीचे लाएगा, ठीक है। और तो ऑन इंक्रीजिंग एन द वैल्यू ऑफ रो डिक्रीजेस, क्लियर है, एन बढ़ेगा तो रो कम हो जाएगा। लेकिन ऑन डिक्रीजिंग टाउ, टाउ अगर डिक्रीज होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो टाउ जो होता है वो डिक्रीज होता है, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो टाउ कम हो जाता है। टाउ जब कम होगा तो फिर रो को बढ़ा देगा, ठीक है, रो बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एन की वैल्यू बढ़ती है, रो घटना चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ की वैल्यू घटती है, रो बढ़ना चाहिए। तो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स में आपका जो ये नीचे वाला फैक्टर है ये डोमिनेट कर जाता है, मतलब कि मेटालिक कंडक्टर्स टाउ डोमिनेट्स, मतलब कि डिक्रीजिंग वाला जो फैक्टर है ये डोमिनेट करता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया कि आपका जो रेसिस्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। सो टाउ डोमिनेट्स ओवर एन, हेंस रो डिक्रीजेज ओवरऑल। सो आपका जो रेसिस्टेंस बनेगा वो भी आपका इंक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये होता है मेटालिक कंडक्टर के लिए। जबकि अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे या फिर कुछ इंसुलेटर्स की बात करेंगे, सभी इंसुलेटर्स नहीं बोलना है हमको, लेकिन कुछ इंसुलेटर जैसे कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉप्स हो गए, ग्रेफाइट वगैरह हो गए, तो इस तरह के जो कुछ हो गए इंसुलेटर्स, उनकी जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, एन डोमिनेट करेगा, क्योंकि उनमें एन की वैल्यू पहले से बहुत कम होती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होगा कि एन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो है एन डोमिनेट करता है और ओवर टाउ, तो जो रो की वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, इसके हिसाब से वो गवर्न करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर n बढ़ेगा तो रो कम हो जाएगा, n बढ़ेगा तो रो कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें n डोमिनेट कर जाती है, n ओवर टाउ, तो आपका रो कम हो गया, रो कम हो गया मतलब रेसिस्टेंस कम हो गया। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो इस नीचे वाले को आप निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स के हिसाब से काम करेंगे इसमें, और इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट आएगा ऊपर वाले में, ठीक है। तो आगे और डिटेल में देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस में, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देंगे। जैसे आर इक्वल टू हमने पढ़ा वी बाय आई, वी हो गया पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल को कभी भी डिफाइन करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में सीखा था, तो वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो डब्ल्यू बाई क्यू आप इसको लिख सकते हैं, नीचे तो आई था तो डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू को आई टी लिख सकते हैं, तो नीचे एक और आई टी आएगा, तो आई टी इंटू आई मतलब आई स्क्वायर टी। अब आप इसको लिख सकते हैं, वर्क डन का हो गया जूल यूनिट और आई का हो गया एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर कर दिया और ये सेकंड कर दिया, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड, ये आर का आपका ऐसा यूनिट हो गया जिसका नाम आपने एक लाइन में कहा ओम, इसी का नाम आप कह देंगे ओम, ओ एच एम, और सिंबल के फॉर्म में इस तरह से दिखाएंगे ओम। डायमेंशन की बात करेंगे तो जूल के लिए एम एल टू टी माइनस टू और एम्पियर ए टू एंड टी, तो ये ऊपर चला जाएगा, सो एम एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा और ए माइनस टू हो जाएगा, ये डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हो गया। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, तो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, 1/r कर देंगे तो क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस, ठीक है। तो इट्स यूनिट इज 1/ओम हो जाएगा, 1/ओम को ओम इनवर्स पढ़ लीजिए, महो पढ़ लीजिए, ओम इनवर्स इस तरह से साइन दे दीजिए या फिर साइमन बोल दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी पर बात करते हैं, तो कंडक्टिविटी जो सिग्मा होती है, जो 1/रो होता है, उसको भी हम लोग क्या करना है, महो पर मीटर, महो पर मीटर। थोड़ा सा और एनालिसिस करिए, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रो, तो क्या आर का तो ओम पढ़ लिया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे में क्या हो गया, मीटर हो गया, सो कट के क्या हो गया, ओम मीटर।
तो रो का यूनिट बन गया ओम मीटर। और सिग्मा क्या होता है, 1/रो होता है, सिग्मा 1/रो होता है। तो 1/रो हो गया, तो रो का यूनिट अभी पढ़ा ओम मीटर नीचे आ गया। अब 1/ओम को ही हमने क्या बोला था, महो बोला था, तो महो पर मीटर हो गया। वही महो पर मीटर लिखा हुआ है किसके लिए, सिग्मा के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, वो यहाँ से आ गया। क्लियर है। डायमेंशंस की बात करिए तो रो के डायमेंशंस की बात करते हैं। तो रो क्या था, R इंटू A/L। तो क्या है इसमें, ओम वाला हो गया, और यहाँ पर क्या देना है, बस एक मीटर देना है, मैंने लेंथ वाला डालना है। तो रेसिस्टेंस में लेंथ वाला इंटू कर देंगे। तो रेसिस्टेंस का देखिए निकाल के रखा है मैंने, ML2T-3A-2, इसमें एक लेंथ ऐड कर देना है। तो ML3 हो जाएगा, बाकी T-3A-2। तो ML3T-3A-2। क्लियर है। और सिग्मा क्या करना है, इसको ठीक रिवर्स कर देना है, क्योंकि 1/रो करना था तो ठीक रिवर्स। तो M इनवर्स L-3 T3A-2। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इनके यूनिट एंड डायमेंशंस को आसानी से। तो ये सब आपका ये बेसिक पार्ट वाला क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर किस प्रकार से अपना असर डालता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टिविटी किस प्रकार से बदलती है। तो उसी चीज़ को जरा एक बार फिर से देखिए। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेस। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो टाउ क्या होगा, कम हो जाएगा। रो जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है, क्योंकि रो के बारे में आपने पढ़ा था, दैट इज M/NE² टाउ। तो आप देख सकते हैं टाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर उससे क्या होता है कि एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो दोनों बढ़ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाता है, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगता है, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाता है, दो कोलिजन के बीच का जो समय होता है वो कम हो जाता है। तो टाउ अगर कम होगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। सो रो इंक्रीजेस। तो एक्सपेरिमेंटली ये करके देखा गया, तो आपको इस तरह का एक फार्मूला मिला रो के साथ, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1+α T-T0, जहाँ रो हो गया रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T, रो नॉट हो गया रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0, और अल्फा हो जाता है यहाँ पर एक कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कहते हैं, या फिर रेसिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आप रेसिस्टिविटी के टर्म में रो माइनस रो नॉट बाय रो नॉट T-T0 इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि रो और आर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि R बराबर रो L/A आपने पढ़ा है किसी भी कंडक्टर के लिए, तो यहाँ पर आप जहाँ जहाँ रो था वहाँ पर आप R को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, L/A दोनों साइड रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आपका यहाँ पे R बराबर R0 इंटू 1+α T-T0 ये फॉर्मूला चलेगा। और अल्फा अगर जानना हो तो R-R0 बाय R0 इंटू T-T0 चलेगा, जहाँ R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, और R जो हो गया वो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप लेते हैं। तो ये फार्मूला काफ़ी काम का होगा यहाँ भी और यहाँ भी, और क्वेश्चन में आपको जैसा दिया हुआ रहेगा, रेसिस्टिविटी पे पूछेगा तो ये फार्मूला, रेजिस्टेंस पे पूछेगा तो फिर ये फार्मूला लगा के आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए तो एक लास्ट यहाँ पर हम लोग कलर कोड के बारे में पढ़ते हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स आता है अक्सर। तो इसमें क्या होता है ना कि फॉर हायर रेसिस्टेंसेस कार्बन रेजिस्टर्स आर फॉर्म्ड। जब भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोगों को हाई रेसिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हम लोग या तो वायर वाला रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो वायर वाले रेसिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी कम होती है, फ्यू हंड्रेड ओम्स के आसपास होगी आपको, 100-200 ओम। लेकिन जब हमको बहुत हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, किलो ओम में चाहिए, तो हम लोग कार्बन रेसिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, इसलिए आप इस पर डायरेक्टली उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इस वजह से उसमें कुछ कलर कोडिंग कर दी जाती है, कलर को सर्कल कर दिया जाता है इस तरह से। तो कलर देख करके आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चल जाता है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। 4 तरह के स्ट्रिप्स आएंगे आपके पास, 1 2 3 4। उसमें से इसका जो फॉर्मेट हुआ, जैसे A B C और D हमने मान लिया, ये सब अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो जो AB हो गया तो उनको एक साथ रखना है, और इंटू 10 की पावर में चला जाएगा ये C सभी ABC के कुछ कुछ नंबर्स होंगे, और ये D वाले का भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा, जो आपको यहाँ पे एरर के रूप में दिखाया जाएगा। ये फॉर्मेट ऑफ कार्बन रेजिस्टर। इसको समझने के लिए थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा, B रॉय, ठीक, मन में बोलेंगे ऑफ, उसके बाद आएगा ग्रेट ब्रिटेन, फिर मन में बोलेंगे हैज,
वेरी गुड वाइफ, फिर मन में बोलेंगे एंड गुड सर्वेंट। तो इसको याद रखना है हम लोग को इस तरह से। ये देखिए याद रखिएगा, बी रॉय ऑफ, देखिए एकदम छोटा में लिखे हैं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सर्वेंट। तो इसमें जो सिग्निफिकेंस है बस उस पर ध्यान रखेंगे। बी रॉय, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ग्रेट ब्रिटेन, हैज का कोई नहीं, वेरी गुड वाइफ, एंड का कुछ नहीं, गुड सर्वेंट और एक स्टार, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट वाला जो बी है ना वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाला बी ब्राउन को, याद रखिएगा ब्लैक ब्राउन इस तरह से। और नंबर स्टार्ट होगा 0 से, ब्लैक का नंबर 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4, उसी तरह से फिर जब ये आएगा तो 5 6, फिर यहाँ पर 7, ये जी ग्रे है, ग्रे GREY ग्रे, 8 वाइट 9, और फिर आपका ये हो गया, नंबर यहाँ पे खत्म हो गए। और ये जी गोल्डन कलर को रिप्रेजेंट करेगा या गोल्ड, और ये सिल्वर कलर को, और ये स्टार जो दिया है हमने ये कलरलेस, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये लाइन याद रखते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सर्वेंट, तो आपको ये नंबरिंग याद हो जाएगी। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ एंड गुड सर्वेंट, लास्ट में कलरलेस। तो 0 से नंबरिंग स्टार्ट करना है और ये 9 तक चला जाएगा, वाइट तक, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, शुरू वाला ग्रीन, बाद वाला ग्रे, फिर वाइट, गोल्ड, सिल्वर, कलरलेस। तो देखिए यहाँ तक नंबर रहेगा 9 तक। उसके बाद अगर गोल्ड वाला मिलता है तो 5% का एरर, सिल्वर रहेगा तो 10% का एरर, कलरलेस हुआ तो 20% का एरर, इस तरह से। तो ABCD और इस तरह से फॉर्मेट चलेगा इसका। अब इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे जैसे हमने दिया आपको इस तरह से 4 सर्कल बना के, येलो है, रेड है, ग्रीन है और ये सिल्वर है। तो येलो और रेड वाला एक साथ, येलो का नंबर 4 आ जाएगा, ठीक। रेड का नंबर 2 तो 2 आ जाएगा। 42 इंटू 10 की पावर जो ये जी ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर 5, तो 42 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। और प्लस माइनस में जो एरर आएगा वो सिल्वर, तो सिल्वर का मतलब 10% का एरर, इतना ओम का यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा इसका, ठीक है। इसी तरह एक और दिया गया, शुरू वाला ब्लू, देन रेड, देन येलो, और यहाँ नहीं दिया, कलरलेस हुआ, मतलब कि 20% का एरर आएगा। तो हुआ क्या, ब्लू रेड येलो, ब्लू के लिए आपका क्या आ गया 6, रेड के लिए 2, 62 इंटू 10 की पावर येलो मतलब 4, तो 62 इंटू 10 पावर 4 प्लस माइनस 20%, कलरलेस है 20% ओम, इतना आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इस पर से भी कभी कभी सवाल रहता है, बहुत आसान है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का काम करेंगे, जिसमें नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंसेस पर काम करेंगे थोड़ा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह उससे रिलेटेड सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल सब रहता है। तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक के लिए आप इतना अप टू डेट कर लें, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।